अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया का क्या मतलब होता है? अगर उर्दू में देखें, इक्विलिब्रिया इक्वल से निकला है, मीन तवाजुन, किसी भी चीज के दरमियान तवाजुन कायम होना। इक्विलिब्रिया की अगर जनरल डेफिनेशन देखें तो इट इज अ स्टेट इन विच अपोजिंग फोर्स आर बैलेंस्ड। मतलब किसी भी चीज के ऊपर लगने वाली ऑपोजिट फोर्सेस जब एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रिया। लेकिन क्योंकि हम केमिस्ट्री की टर्म में पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की टर्म में इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इन केमिस्ट्री इट इज द स्टेट वेयर द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रिया जी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, या इसको अगर सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो रेट के लिए आर, एफ डब्ल्यू फॉरवर्ड को शो करता है, बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा हो उतना ही रिवर्स रिएक्शन हो रहा हो तो उस स्टेट को हम बोलते हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट है, या इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे उसको। इस चैप्टर में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की ही बात करनी है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें वह इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है। फिर इस चैप्टर में हम देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं या इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल का मतलब होता है जो रिवर्स हो जाए, और इरिवर्सिबल जो एक ही डायरेक्शन में जाए, जो रिवर्स ना हो सके, उस चेंज को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। द रिएक्शन विल कंटिन्यू अंटिल ऑल द रिएक्टेंट और वन ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्शन तब तक होता रहता है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे दी गई है, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ और सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में सोडियम नाइट्रेट बनता है। अब ये रिएक्शन जैसे ही सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवाते हैं, ये रिएक्शन बहुत तेजी के साथ होता है और सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो ये रिएक्शन मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, प्रोडक्ट बन जाते हैं, उसके बाद ये रिएक्शन खत्म हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन गो टू कंप्लीशन एंड इफ स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट आर यूज्ड देन नो रिएक्टेंट स्पीशीज आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। अगर हम इसकी स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करें तो हमें कहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जितने रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिवर्स नहीं जा सकते। इट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों कहा गया? यहाँ पे रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद ये रिएक्शन खत्म हो जाता है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। In the majority of the chemical reaction, however, the reaction does not go to completion. जितने भी chemical reaction है उसमें reaction complete नहीं होते। The product of the reaction react among themselves to give back the reactant under the same condition. क्या होता है कि जो products बनते हैं वो दोबारा react करके reactants में convert हो जाते हैं। Such reaction move in the both forward and backward direction under the same condition. तो ये reaction है, फॉरवर्ड भी मूव करेंगे और रिवर्स भी करेंगे। फॉरवर्ड कैसे मूव करेंगे? जैसे एग्जांपल दी गई है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में कंडीशन दी गई है 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पे जो कैटालिस्ट यूज किया गया है वो है आयरन। अब इन कंडीशन में जब अमोनिया गैस बनती है तो ये अमोनिया गैस दोबारा डिकम्पोज होकर अपने रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए एरो शो किया गया है, एक तरफ ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है और ये एरो रिवर्स रिएक्शन को। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, कि जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए और उसी कंडीशन पे ये प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज होके अपने रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। इन रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन आर डिनोटेड बाय सिंबल दिस which has two half arrow, one pointing in each direction. अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको शो भी किया गया है। अब आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया गया हो, जैसे यहाँ पे ये ऊपर वाला रिएक्शन देखें, यहाँ पे एरो जो है वो सिर्फ मूव फॉरवर्ड कर रहा है, इसका मतलब हुआ ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन कोई रिएक्शन ऐसे दिया गया हो जिसमें एक एरो आगे की तरफ और एक बैकवर्ड जा रहा है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, जिसका मतलब है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं
और प्रोडक्ट आगे से दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब इस रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन दी गई है। इन दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद द 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस अंडर द गिवन रिएक्शन कंडीशन इन अ क्लोज कंटेनर टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। बात क्या की गई है? इन अ क्लोज कंटेनर। अगर हमारा ये सिस्टम क्लोज ना हो तो अमोनिया गैस में भी वहां से चली जाए, निकल जाए। आफ्टर इट फॉर्मेशन द अमोनिया गैस डिकम्पोजेस टू गिव द रिएक्टेंट बैक। क्योंकि क्लोज कंटेनर था, उसमें अमोनिया गैस बनी, वो डिकम्पोज होकर दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी। द रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। अब ऐसे रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, यहाँ पे ये जो एक बात की गई है, ये आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है कि दे रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन एट एनी टाइम ऑल द 3 स्पीशीज आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। किसी भी टाइम में अगर आप इस रिएक्शन को स्टडी करना चाहें तो तीनों स्पीशी, अब तीनों स्पीशी कौन सी? रिएक्टेंट्स भी और इसके प्रोडक्ट भी वहां पे मौजूद होंगे। A reversible reaction however goes to completion if either one of the product is withdrawn from the reaction mixture। अब उन्होंने साथ ही बता दी कि ये रिएक्शन सिर्फ उसी वक्त में कंप्लीशन होगा अगर हम इसमें से एक रिएक्शन मिक्सर में से कोई एक प्रोडक्ट या रिएक्टेंट को निकाल लें। इफ आइदर वन ऑफ द प्रोडक्ट इज विथड्रॉन फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर और बीइंग अ गैस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया गैस। अगर हम यहाँ पे क्लोज कंटेनर ना लें बल्कि अमोनिया गैस यहाँ पे निकाली जाए, जब अमोनिया गैस यहाँ पे मौजूद ही नहीं होगी तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स नहीं होगा। तो तब ये रिएक्शन हम कहते हैं कि कंप्लीशन की तरफ जाएगा, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया गैस बनाएंगे और इस अमोनिया गैस को हम यहाँ से निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो अगली एग्जाम्पल आपको दी गई है कैल्शियम कार्बोनेट की दी गई है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करें, डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन अगर ये हमारा क्लोज कंटेनर है सिस्टम, तो वहां पे ये कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा और कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस सिस्टम को ओपन रख दिया जाए, क्लोज ना किया जाए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में चली जाएगी। जब यहाँ से अगर ये इन्वायरमेंट में चली गई है तो तब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इन कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो ये रिवर्स जाएगा, और अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली गई तो ये रिवर्स नहीं जाएगा। If the above reaction is carried out in an open container, the carbon dioxide gas will escape into the atmosphere as soon as it is formed and the reaction is forced to go to completion। तो तब ये reaction complete हो जाएगा। If on the other hand the reaction is performed in a closed container, लेकिन अगर ये container close हो, the carbon dioxide will react with the calcium oxide to give back the reactant। तो यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन भी बता दी गई हैं कि अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन होना है तो उसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि आपका कंटेनर क्लोज हो, आपका वो सिस्टम क्लोज हो। अगर सिस्टम क्लोज नहीं है तो फिर वो इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, अभी तक जो हमने बात की थी केमिकल रिएक्शंस की बात की, केमिकल चेंजेस की। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ फिजिकल चेंजेस के बारे में बताया कि वो भी इरिवर्सिबल हैं या रिवर्सिबल हैं। लाइक केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस में भी आल्सो रिवर्सिबल। कुछ फिजिकल चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल होती हैं, नेचर में रिवर्स हो जाती हैं। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है कॉपर सल्फेट पेंटा। पेंटा का मतलब होता है 5, तो यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज एन इंपॉर्टेंट साल्ट विच इज ब्लू इन कलर। एग्जाम्पल इसकी दी गई है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है और इसका ओरिजिनल कलर है ब्लू होता है। व्हेन दिस सॉल्ट इज हीटेड स्ट्रांगली, अगर इस सॉल्ट को हीट करें, इट्स कलर चेंजेस टू वाइट। हीट मिलने पे इसका कलर चेंज हो जाता है और वो व्हाइट कलर का हो जाता है। दिस फिजिकल चेंज इन्वॉल्व द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। इस फिजिकल चेंज में इक्विलिब्रियम कैसे आता है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट 5 वाटर मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पेंटाहाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हो। इसको हीटअप किया, ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में, एनहाइड्रस का मतलब होता है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिए गए हैं। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। वही वाटर मॉलिक्यूल जो पहले इसकी क्रिस्टल का हिस्सा थे वो निकल गए यहाँ से। अब ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, तो ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर में आ जाएगा। When white anhydrous copper sulfate absorb moisture from the atmosphere, it will turn blue again। लेकिन अगर इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को मॉइस्चर मिल जाए, वही वाटर मॉलिक्यूल मिल जाए, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और दोबारा से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक फिजिकल चेंज बताई गई है जो कि रिवर्सिबल है। इसी तरह एक और एग्जांपल दी गई है, सिमिलर टू दिस व्हेन द कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट।
कोबाल्ट क्लोराइड का फार्मूला देखें, COCl2 हेक्सा, 6 वाटर, हेक्सा वर्ड यूज होता है 6 के लिए, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल विच इज पिंक इन कलर। तो कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट का जो ओरिजिनल कलर है वो पिंक है, पिंक इन कलर, इज हीटेड, इट इज कन्वर्टेड टू एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड विच इज ब्लू इन कलर। अगर उसको हीट किया जाएगा, वाटर उसमें से निकल जाएगा, तो एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड का ब्लू कलर होता है। In the reverse reaction, the anhydrous cobalt chloride absorb less moisture. It is first converted into dihydrate, which is purple in color. This dihydrate then further absorb 4 water molecules to become a hexahydrate, which is pink in color. अब यहाँ पे जो इसकी रिवर्सिबल चेंज है वो 2 स्टेप में होती है। एनहाइड्रस कोबाल्ट ब्लू कलर का है, लेकिन अगर इसको मॉइस्चर मिले, पहले वो कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, डाइहाइड्रेट फॉर्म में चेंज होगा। जैसे यहाँ पे वो डाइहाइड्रेट फॉर्म का कलर क्या है, पर्पल, लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं करेगा, ये डाइहाइड्रेट आगे से फर्दर 4 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा और कोबाल्ट हेक्साहाइड्रेट पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है जो कि रिवर्सिबल है, रिवर्स हो जाती है। जी आगे आपको एक्टिविटी दी गई है, टेक अ फ्यू ग्राम्स ऑफ द ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक ड्राई टेस्ट ट्यूब ले जिसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, उसमें आपने ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट डालना है। अब हमें पता है जो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट है उसके पास 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। फर्स्ट हीट इट जेंटली एंड देन स्ट्रांगली फॉर अ सम टाइम। पहले आपने इसको थोड़ी हीट देनी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको हीट ज़्यादा कर देनी है। अब हमें पता है कि हमने इसकी फिजिकल चेंज पढ़ा था जो रिवर्सिबल है। जी, जब आप इसको हीट करेंगे तो इसके वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से निकल जाएंगे, जिससे वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाएगा जो कि वाइट कलर का है। टेस्ट ट्यूब को कूल डाउन करेंगे, उसके बाद क्या होगा, जब कूल डाउन करेंगे तो ये अपने एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, दोबारा से अपने वाटर मॉलिक्यूल रीगेन कर लेगा और दोबारा ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायनामिक एक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब है कोई भी चीज जो मूव करती रहती है, इसको हम बोलते हैं डायनामिक। और एक्विलिब्रियम तवाजुन में आ जाना। आप कोई भी चीज जैसे मूव कर रही है तो वो तवाजुन में कैसे आ सकती है। अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी रिवर्सिबल रिएक्शन की, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है जिसमें वो कंटिन्यूली मूव कर रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनाए जा रहे हैं और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन ये डायनामिक इक्विलिब्रियम तब गेन होगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्या मतलब हुआ कि जितने रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय मिक्सिंग द रिएक्टेंट, द रिएक्शन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। अगर हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट में क्या होगा, रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे तो रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आफ्टर सम टाइम व्हेन इनफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर बिल्ड अप, दे रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंट इन द रिवर्स रिएक्शन। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे तो यही प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। The reaction will keep on going in the both direction until the rate of forward reaction become equal to rate of reverse reaction। तो रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच विल डिसअपियर as a result of forward reaction become equal to number of reactant molecule which will form as a result of reverse reaction। क्या बात की गई है कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, जितने रिएक्टेंट हैं वो रिएक्ट करके डिसअपियर होके फॉरवर्ड रिएक्शन दें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, और जितने प्रोडक्ट हैं वो तब रिवर्स रिएक्शन दें और दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएं, तब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएगा। The same will be true for the product molecules. At this stage, the reaction is said to be in the state of chemical equilibrium। तो ऐसी स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाए उसको हम बोल रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। It appears as if nothing is going on the reaction vessel as the concentration of the both reactant and product molecule do not undergo any change at this stage। इस स्टेज में ऐसे लगता है कि जैसे रिएक्शन रुक गया है, क्योंकि जितने रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो रिएक्शन रुका नहीं हुआ, वो एक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में है। सिंस द रिएक्शन डिड नॉट सीज एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन सीज का मतलब होता है वो खत्म नहीं होता है, रेदर इट कीप ऑन गोइंग इन बोथ डायरेक्शन।
ये दोनों डायरेक्शन में हुआ जाता है। दिस स्टेट इज कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम, और इस स्टेट को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम की वो स्टेट जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिएक्शन रिवर्स भी आ रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब यह कोई चीज जो मूव कर रही है। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन सेम रहती है। जैसे आपको रिवर्सिबल रिएक्शन में एक एग्जांपल दी गई थी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया गैस बना रहे हैं, तो जितने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं उतनी ही अमोनिया डिकम्पोज होकर दोबारा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। जी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कोल आर अवेलेबल इन थर्ड सीन। दिस कोल कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन कोल इज मेड टू रिएक्ट विद स्टीम, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस। जब इस कोल को स्टीम क्या है एक्चुअली वाटर ही है, इसके साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। दीज प्रोडक्ट आर देन रिएक्ट बाय द रिवर्सिबल रिएक्शन कॉल्ड कैटालिटिक मेथनेशन टू यील्ड मीथेन। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इनको कैटालिटिक रिएक्शन करवाया जाता है और उसमें मीथेन प्रोड्यूस होती है। सी यहाँ पे जो कार्बन यूज किया गया ये कोल के लिए, कोल को जो वाटर यहाँ पे वर्ड यूज किया गया ना स्टीम मतलब वाटर ही होते हैं वेपर्स फॉर्म में, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। इसको इन्होंने नाम दिया है वाटर गैस का। जब इसको रिएक्ट करवाया जाता है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में तो यहाँ पे मीथेन गैस जनरेट होती है, इसलिए इस प्रोसीजर का नाम दिया गया है मेथनेशन, मतलब मीथेन की प्रोडक्शन। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि मेथनेशन क्या है, तो आपने इसमें इसका एक्सप्लेन करना होगा। जी मिनी एक्सरसाइज आ गई है। Elaborate an example of dynamic equilibrium which exists in this world between the three physical state of water. वाटर की 3 physical state में dynamic equilibrium कैसे आता है। अब पहले तो आप देखें जी वाटर की 3 physical state कौन सी है कि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी है, गैशियस वेपर फॉर्म में भी है और आइस की फॉर्म में है। तो 3 फिजिकल स्टेट, इसकी जो पहली फिजिकल स्टेट हम बोल देंगे कि वो इसकी सॉलिड या आइस फॉर्म में है, आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ये इसकी एक स्टेट है। सेकेंड इसकी स्टेट है लिक्विड वाटर, लिक्विड फॉर्म में। थर्ड जो स्टेट है वो है वेपर स्टेट, बुखारात की शक्ल में। आप क्वेश्चन में उन्होंने आपसे पूछा है कि आप इसमें इन तीनों स्टेट के दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे बताएंगे कि किस तरीके से इनके दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। आप यहाँ पे पहली 2 स्टेट देखें, आइस सॉलिड फॉर्म से जब लिक्विड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होती है या लिक्विड दोबारा से आइस बनता है, तो यहाँ पे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। इस डायनामिक इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ मेल्टिंग बिकम इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस बिकम इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। यहाँ पे ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अच्छा जी, अगली जो स्टेज है उसमें अगर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वेपोरेट होता है, या वेपर्स जो दोबारा कंडेंसेट होके लिक्विड बनाते हैं, तो ये स्टेट आ जाएगी जहां पे रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो लिखेंगे हम इसके लिए रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इस तरीके से वाटर की जो है वो तीनों स्टेट के दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। जी नेक्स्ट एक्सरसाइज, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई मीन 2, टेट्रा मीन 4, तो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस। इट स्लोली चेंजेस टू ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एट 100 डिग्री। मीन ये कलरलेस गैस है, लेकिन अगर उसको हीट दें 100 डिग्री तक तो ये ब्राउन कलर की गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है। Predict how the color of the mixture will change if N2O4 is kept in a sealed flask at 100 degree. अगर आप इस डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को सील्ड फ्लास्क क्लोज कंटेनर में ले रहे हैं तो फिर आप इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, जितना फॉरवर्ड है उतना ही रिवर्स होगा। तो यहाँ पे जो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड कलरलेस गैस है, हम इसको जैसे हीट करेंगे, हीट करने पे ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी ब्राउन कलर में। अच्छा जी, अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर गैस है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है,
तो जैसे ही ये गैस बनेगी ये दोबारा से डिकम्पोज हो जाएगी N2O4 में। तो एक दफ़ा थोड़ी देर के लिए तो ये ब्राउन कलर आएगा, लेकिन फिर ये डिसअपियर भी हो जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उसी तरह वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते जाते हैं। The time a reaction will take to attain the state of the dynamic chemical equilibrium depend upon the nature of the reaction and the condition at which the given reversible reaction is performed। अब यहाँ पे dynamic equilibrium की condition बताई गई है कि dynamic equilibrium attain करने के लिए time किन बात पे depend करता है। It depend upon the nature of the reaction, कि वो reaction कितनी तेजी से हो रहा है। अगर तो slow reaction हो रहा है तो dynamic equilibrium भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा, लेकिन अगर वो रिएक्शन तेजी से हो रहा है तो जल्दी से डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। फॉर अ डायनामिक इक्विलिब्रियम टू बी सेट अप द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के लिए जो पहली कंडीशन है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। दिस डज नॉट हैपन इंस्टेंटली और फॉर वेरी स्लो रिएक्शन इट में टेक ईयर्स। अगर कोई रिएक्शन बहुत स्लो है तो उसके लिए डायनामिक इक्विलिब्रियम बहुत देर बाद इस्टेब्लिश होगा और हो सकता है कि उसमें सालों लग जाए। बोथ द रेट ऑफ द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया आर रीजनेबली फास्ट एट अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब जो इन्होंने एग्जाम्पल दी थी जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, 400 डिग्री टेम्परेचर है तो वहां पे अमोनिया क्रिएट हो जाती है और ये रिएक्शन जो वो जल्दी से हो जाता है। दिस रिएक्शन विल रीच द इक्विलिब्रियम स्टेट विद इन मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करने के लिए रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि अगर रिएक्टेंट जल्दी से रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी ही आ जाएगी। लेकिन अगर कोई रिएक्शन स्लो हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट आहिस्ता सा रिएक्ट कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट गेन करने में भी टाइम लग जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल दी गई है तो फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन टेक 4 to 5 सेकंड। देखें अब इतनी जल्दी भी इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है कि सिर्फ 4 से 5 सेकंड लगेंगे। अब कौन सी जैसे एग्जांपल दी गई है, जैसे वाटर की डिकम्पोजिशन की गई है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे वाटर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन 4 to 5 सेकंड में ये डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। जितनी स्पीड अप ये रिएक्शन है उतना ही रिवर्स रिएक्शन भी हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि डायनामिक इक्विलिब्रियम गेन करने में जो टाइम है वो डिपेंड करता है हमारे रिएक्टेंट्स के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।